Okay, so for which PSU you are trying? HRRL, HPCL, Okay, Rajasthan Refinery Limited. okay. And today you want to give the snap for which subject? Power system. Okay. So tell me that uh, why we study the Newton load flow, Newton Raphson Sir, and the load flow. Sir, Newton-Raphson load flows is used to study to find the unknown parameters such as voltage angle, and real power and reactive power on a bus, and also calculate the losses. Okay, how it is better than a fast decoupled load flow method? Sir, it is better because first of all, it requires only 3 iteration at maximum, Hmm. एंड सेकेंडली मतलब इसकी कन्वर्जेंस पक्का है, मतलब पक्का हो जाएगा कन्वर्जेंस, एंड सेकेंड एंड थर्ड इज एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी है। ओके, तो जब तुमने एक्यूरेसी की बात की है, तो जी। तो जैसे कि हम लोड फ्लो पढ़ते हैं, तो जी सर। लोड फ्लो का मेन प्रिंसिपल क्या है पढ़ने का? सर मोटिव, मेन प्रिंसिप मोटिव। मेन हाँ, मोटिव सर ये है कि मतलब अम, कि जैसे कोई भी अगर एक सिस्टम है वो कनेक्ट किया गया है, तो उसका बेसिकली हम लोग जेड पैरामीटर, जेड मैट्रिक्स और वाई मैट्रिक्स कैलकुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है सर। उसके उससे उससे हम लोग फॉल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं बेसिकली, एंड यही सर, यही इम्पोर्टेंस। ओके, तो अगर हम टावर अगर हम लोकेट करें, तो उसमें जी। अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट वोल्टेज होना चाहिए। इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है? मतलब सर समझ नहीं आया क्वेश्चन सर। अगर हम टावर अगर इंस्टॉल कर रहे हैं, जी ओके, सर। जी जी जी। लोड फ्लो में, तो जी इसका कितना एरर लेके हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि कौन से टावर पे कितना वोल्टेज हम रख सकते हैं? मतलब मान लो मेरे को सर, एक्स रखना है, तो लेंथ पे एक्स। डिपेंड करता है, मतलब जैसे जितनी ज्यादा हाइट बढ़ती जाती है उसकी, उस हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं बेसिकली। ग्राउंड हम्म। से लेके टावर के बीच के ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं, उसका डाइलेक्ट्रिक मतलब जो स्ट्रेंथ है वो टूटनी नहीं चाहिए, वो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तोड़ ना दे और वो ग्राउंड से मतलब शॉर्ट ना हो जाए, ऐसा इतना रखते हैं मिनिमम। अच्छा, तो ये जी HVDC और HVAC में क्या जी। ग्राउंड क्लियरेंस और ये टावर का इंस्टॉलेशन सेम होता है या डिफरेंट होता है? हम्म, सर HVDC और HVAC में टावर का इंस्टॉलेशन सर मुझे पता नहीं है, पर जैसे मुझे ऐसा लगता है कि HVAC में सर, क्योंकि प्लग्स ज्यादा इन्वॉल्व रहती है कंपैरेटिवली डीसी से, तो उसके डीसी की टावर तब भी नीचे हो सकते हैं कंपैरेटिवली एसी से, ऐसा मुझे लगता है सर। इसके डिसएडवांटेज क्या है HVDC के? सर HVDC के डिसएडवांटेज ये है कि सर रिएक्टिव पावर जो होती है इसमें, नहीं सॉरी, इसमें डिसएडवांटेज सर ये है कि पहली बात तो कि इसमें जो हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं सर कंपैरेटिवली हायर प्रोड्यूस होते हैं, बिकॉज इक्विपमेंट जो लगे होते हैं वो बहुत ज्यादा होता है। पहले रेक्टिफायर लगा रहेगा, फिर इन्वर्टर लगा रहेगा, एंड सर इसकी एफिशिएंसी कम हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंस्टॉलमेंट, एंड सर इसमें कॉस्ट लगती है सर, वो इनिशियल कॉस्ट फॉर लेसर लेंथ के लिए वो हायर रहती है कंपैरेटिवली, ओके, तो बिकॉज कौन सा? हाँ, तो क्योंकि इक्विपमेंट कॉस्ट ज्यादा रहता है इसमें बहुत। अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट ये डिस्टेंस कितना होता है जिसके बाद ये सर ये 600 किलोमीटर होता है कुछ, उसके बाद जब लेंथ बढ़ जाती है 600 किलोमीटर, या हाँ सर 600 किलोमीटर से अगर लेंथ बढ़ जाती है तो फिर एचवी की जगह HVDC यूज करने लगते हैं सर। ओके, तो जी ये जो अगर हम बात करें जी अल्टरनेटर अल्टरनेटर साइड में, जी तो ये जो हम डिस्टेंस रिले लगाते हैं, अगर हम जी। HPAC में बात करें, तो ये डिस्टेंस रिले HVDC जी कहाँ सर। कहाँ लगाते हैं? ये लोड साइड लगाते हैं या जी, जनरेटर या ये हमेशा लोड साइड ही लगाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वापस लोड से अगर सिंक्रोनस जनरेटर या कुछ ऐसा रखा हो जिसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती हो, वो वापस सप्लाई तरफ ना चले जाए और वो लोड कर, ओ सॉरी, फॉल्ट करंट बढ़ा ना दे, इसलिए हमेशा लोड साइड लगाते हैं।
कितने कितने टाइप के अल्टरनेटर होते हैं डिपेंड अपॉन द कंस्ट्रक्शन? सर एक तो कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करा जाए तो सेलिएंट पोल होता है। सर हम्म। सिंक्रोनस की बात कर रहा हूँ पहले तो मैं, सिंक्रोनस में हम्म। सेलिएंट पोल होता है एंड सर सिलेंड्रिकल रोटर होता है। ओके। एंड एसिंक्रोनस में सर अपना इंडक्शन जनरेटर हो सकता है। यस सर। इंडक्शन जनरेटर कहाँ यूज होता है? सर विंड मिल्स में यूज करते हैं बेसिकली विंड एनर्जी के लिए, क्यों? क्योंकि सर उधर जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो वेरी करती है बिकॉज ऑफ द विंड। मतलब विंड की स्पीड वेरी करती रहती है उस कारण, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज होती है इसलिए इंडक्शन जनरेटर वहां इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मेरे को ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन करना है विंड एनर्जी से, अगर इनफाइनाइट बस का, तो हम जी। कौन कौन से टेक्निक अपनाते हैं? नहीं सर टेक्निक नहीं पता सर, इतना पता कि गियर सिस्टम रहता है, तो फिर गियर सिस्टम जो होता है वो फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने की कोशिश करता है। एंड सर फिर उसके बाद हम लोग बीच में जैसे इन्वर्टर, पहले तो हम उसको, नहीं पता सर, नहीं पता। ओके। अगर हम आते हैं प्रोटेक्शन पार्ट में, तो जी अल्टरनेटर का प्रोटेक्शन अगर मेरे को करना है तो उसमें जी क्या क्या हम लुक आउट करेंगे? सपोज सर। यू आर इंजीनियर एट ए पावर प्लांट, और जी जनरेटिंग पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट मान लेते हैं। जी तो मेरे को पहले तो ये बताओ कि थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी क्या होती है, और इसके बाद जो उसमें अल्टरनेटर लगे होते हैं विद द टाइम ऑफ प्राइम मूवर, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या क्या करते हैं? सर थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी 45 से 50% वेरी कर सकती है, या उससे भी कम। 49 40 50, हाँ 45 से 50 कह सकते हैं। एंड सर उसके बाद जो उसमें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स ऑल्टरनेटर में यूज कर सकते हैं अपन, पहले तो हम लोग रोटर प्रोटेक्शन करते हैं, फिर स्टेटर प्रोटेक्शन करते हैं, फिर हम लोग शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन करते हैं, फिर हम लोग थर्मल प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, फिर ओवरलोड मतलब अंडर फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन कर सकते हैं उसमें। ये सब प्रोटेक्शन की देखना पड़ेगा सर हमको। ओके, तो इसमें बताए जी। ओवरलोड, ओवर करंट, तो इसमें कौन सा रिले लगाते हैं हम? हम्म, सर सर इसमें हम लोग ओवर करंट रिले इस्तेमाल करते हैं सर, उसके लिए उसमें कौन सा प्रोटेक्शन इस्तेमाल करते हैं? डिफरेंशियल नहीं, डिफरेंशियल डिफरेंशियल तो अंदर के लिए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं सर, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड सर रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो वो मतलब अंदर के लिए जैसे कुछ अगर शॉर्ट सर्किट हुआ अर्थ से वाइंडिंग का, हम्म। तो उसमें हम्म। इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस सर इतना ही पता है। ओके। जी जब प्रोटेक्शन पे आते हैं सर्किट ब्रेकर पे, तो जो जी हमारे घर में लगा होता है एमसीबी, जी। तो एमसीबी क्या होता है, और ये क्या डिफरेंस आता है एमसीबी में और एमसीसीबी में? सर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो गया एमसीबी, एंड मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर हो गया एमसीसीसीबी। जो इसकी रेटिंग होती है वो 0 से 63 एम्पेयर्स रहती है एमसीबी की, एंड हम्म। इसकी 0 से 1000 एम्पेयर रहती है एमसीसीबी की। एमसीबी की हम लोग जो रेटिंग है वो जिस इक्विपमेंट के लिए, जितना मान लीजिए अगर 50 एम्पेयर्स का आया है तो 50 एम्पेयर्स का हम्म। ही रहेगा। पर हम्म। एमसीसीबी की है कि हम लोग उसमें एक वो रहता है, मतलब टर्न का मतलब एक स्विच टाइप, मतलब एक रोटेटिंग रेगुलेटर टाइप का रहता है, इससे हम उसकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं 0 से 1000 एम्पेयर्स के बीच में। और सर उसके अलावा ओके ओके, ये बताओ कि जी रेसिडुअल सर्किट ब्रेकर भी होता है? जी जी हाँ सर, रेसिडुअल सर्किट ब्रेकर या फिर अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ईएलसीबी भी होता है सर। ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं, ये बेसिकली सीरीज में लगता है इक्विपमेंट के और सप्लाई के बीच में। तो अगर मान हम्म। लीजिए अगर जैसे अगर इक्विपमेंट मतलब ईएलसीबी के बाद अगर कोई इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट के उसके आउटसाइड वाले टर्मिनल्स में अगर कुछ शॉर्ट मतलब कोई मतलब कट वट हुआ, और फिर कोई टच करता है, आपने इंसान टच करता है या पर्सन कोई टच करता है, तो वो ग्राउंड हो जाता है फट से। तो वो ग्राउंड होके जैसे ही उसको पता चलता है कि इंटर एग्जिस्टिंग मतलब जाने वाला करंट और आने वाला करंट बराबर नहीं है, तो वो ट्रिप कर जाता है फट से, उसी सेकेंड मतलब बहुत जल्दी ट्रिप कर जाता है, बहुत जल्दी। तो उससे जो पर्सन की लाइफ है वो बच जाती है। ओके।
अगर हम जी अगर हम ट्रांसमिशन लाइन को देखते हैं तो अर्थ वायर एक और टर्म होता है जो कि रनिंग रनिंग पैरेलल टू द कंडक्टर। तो जी अर्थ वायर किस चीज के लिए यूज होता है? सर, बेसिकली अर्थ वाला इसलिए यूज होता है जैसे अगर लाइटनिंग वाइटनिंग हो तो वो सबसे ऊपर रहता है सर, और जैसे लाइटनिंग हो तो फट से उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक उस पर पहले करे और फिर वो ग्राउंड हो जाए। तो इसके लिए तो हम लाइटनिंग रजिस्टर का यूज करते हैं। अ, सर वो लाइटनिंग अरेस्टर का तो सर बिल्डिंग्स के ऊपर यूज कर सकते हैं इसको। ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर तो अर्थ वायर ही जाता है ऊपर से। अच्छा, ये जी लाइटनिंग रजिस्टर और सर्ज रजिस्टर में क्या डिफरेंस है? ये कौन से सर, प्रिंसिपल पे काम करता है? जी सर, लाइटनिंग प्रिंसिपल बताता हूँ सर। प्रिंसिपल इसका ये है कि जैसे ही आप वोल्टेज जो बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, उससे ग्राउंड हो जाएगा। ये प्रिंसिपल हो गया इसका। और लाइटनिंग रेजिस्टर जो हो गया, हम लोग को तब इस्तेमाल करते हैं जब लाइटनिंग होती है, मेनली एक्सटर्नल सर्किट्स की, एक्सटर्नल लाइटनिंग, एक्सटर्नल चीजों के लिए। एंड जो सर्ज रेजिस्टर होता है वो इंटरनल सर्जेस के लिए होता है। तो बेसिकली जैसे अगर कोई सर्ज आता है जो ट्रेवल करता है ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ट्रांसफार्मर की तरफ, तो क्या होता है कि वो फट से अपना वोल्टेज बढ़ जाता है तो अपना रेजिस्टेंस कम कर लेता है। तो जो ट्रांसफार्मर में जा रहा होता है, सर्च की तरफ जा रहा होता है, तो वहां ना जाके वो फट से ग्राउंड हो जाता ओके, लास्ट क्वेश्चन। है। जी व्हाट इज ब्लैकआउट? यस सर। सर, ब्लैकआउट होता है कैस्केडिंग फॉल्ट। फॉल्ट मतलब कैस्केडिंग शॉर्ट्स, कैस्केडिंग ट्रिपिंग, मतलब क्या बोलूं सर, मतलब लगातार हम्म। फॉल्ट बढ़ते जाता है, प्रोग्रेस करते जाता है, प्रोपोगेट करते चला जाता है वो। ये होता है ब्लैकआउट। तो बेसिकली ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर जैसे 2012 में हुआ था, तो क्या हुआ था कि पहले एक एग्रीकल्चरल लोड बढ़ा था। एग्रीकल्चरल लोड बढ़ने के कारण क्या हुआ, एक पार्ट ऑफ जगह में हम लोग का लोड बढ़ा हाँ, और फिर वो ट्रिप कर गया। एंड वो ट्रिप करा तो लोड बढ़ने वो के क्या कारण। शेड्यूल था क्या? जी वो क्या शेड्यूल्ड ब्रेकडाउन था या शेड्यूल ट्रिप था ये क्या? सर, नहीं समझ आया मेरे को, शेड्यूल्ड क्या सर? 2012 में जब हुआ था जी ब्लैकआउट, जी जी वो जी क्या, तो वो क्या शेड्यूल्ड हुआ था उसके बाद हुआ था या फिर ये अननोनली हुआ था, फॉल्ट हुआ था? सर, जितना मैंने पढ़ा है तो मुझे तो ये पता है कि ये अननोइंगली हुआ था, क्योंकि एग्रीकल्चरल लोड बढ़ा था। फिर उसके बढ़ाने के बाद ये सप्लाई डिमांड मैच नहीं कर पाया था, तो फिर जैसे डिमांड मैच नहीं कर पाया तो सर वो कैस्केडिंग ब्रेकडाउन होता चला गया। Okay, Sobit, listen. Okay, so all the thing is good and your concept is also good, but some area, like I have not covered that area, the जी total power install capacity of India, and if you're talking about जी the सर, बताइए। HRL, जी तो उसमें क्या है कि स्टेट वाइज पूछ सकते हैं कि ये बताओ कि प्लांट में की एफिशिएंसी किस तरह से कंसिडर हम करते हैं इन केस ऑफ पावर। अगर मेरे इतने का पावर है तो उसका पावर फैक्टर या लोड फैक्टर क्या हो सकता है? सर, मतलब ठीक है। समझ में नहीं आया सर, एक बार प्लीज आप ये रिपीट कर सकते हैं? ये देखो, अगर वो पूछेंगे जैसे तुमने रिफाइनरी है, जी रिफाइनरी है जी तो वहां पे जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जी ट्रांसफार्मर जी या फिर जी बॉयलर हैं, तो जी ट्रांसफार्मर जी जो इलेक्ट्रिकल है उनका पावर फैक्टर तो ठीक है, तुमको पता है। इनकेस जी वो पूछ सकते हैं कि ये बताओ कि मैकेनिकल ये दिया हुआ है, उसको इलेक्ट्रिकल में तुम कैसे इसका पावर फैक्टर बता सकते हो। तो इनपुट आउटपुट तुम जैसे इफिशिएंसी निकालते हो तो उस जी हिसाब से निकाल लेना। ठीक है ठीक है, सर, वो ठीक है। वो नॉर्मल चीज, मतलब कॉमन सेंस से पूछ सकते हैं। जैसे वोल्टेज रेगुलेशन हम पूछते हैं तो नॉर्मल टर्म में जी पूछ सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, मतलब इन केस ऑफ नॉट इन द टेक्निकल, बट हम किस लिए इसको कंसिडर करते हैं। जी ठीक है। और आते हैं तुम्हारे अदर अदर पार्ट पे। तो जैसे कि हम विंड पावर को किस तरह से सिंक्रोनाइज करेंगे? यस सर, यस यस। ठीक है, इस क्वेश्चन का तुमने आंसर नहीं हो यस पाया। सर। जी जी तो जी जी इसके दो मेथड हैं। जी। फर्स्ट मेथड तो है एसी डीसी एसी कन्वर्सन। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है और सर। दूसरा है तुम्हारा डबली एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर। डब्ल्यू एक्साइडेड इंडक्शन जनरेटर, तो इससे सर कैसे मतलब कन्वर्जन कैसे होगा सर? वो तो होता ही है ना सर, डब्ल्यू एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर तो होता ही है उसमें, विंड में, विंड पावर स्टेशन में। इंडक्शन जनरेटर होता है वो।
तो डबली एक्साइटेड ही होता है ना सर, क्योंकि वहां पे कैपेसिटर तो लगा ही रहता है, मतलब रोटर में। Okay, I will send you the material. Okay, 9 ओके p.m. सर, प्लीज सर, प्लीज सर, ये सिंक्रोनिज्म का प्लीज सेंड इट टू मी। थैंक यू सर। थैंक्स। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, मैं सर क्वेश्चंस भी इकट्ठा करके आपको एक बार बोल बता दूंगा, तो सर आप मेरे को वो सेंड कर देंगे मटेरियल उसके रिलेटेड। ओके ओके। थैंक यू सर, थैंक यू।